नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि 2000 प्रश्नों की महा मैराथन सीरीज़ हम उत्तराखंड LT हिंदी विषय से तैयारी कर रहे साथियों के लिए लेकर के आने वाले हैं। और आज हमारी पहली क्लास जो होने वाली है वो होगी हमारी आदिकाल पर। तो आज की हमारी पहली क्लास शुरू होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस सेशन को शेयर कीजिए अपने साथियों के बीच। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज की हमारी पहली क्लास आदिकाल विषय के ऊपर है। आज की हमारी पहली क्लास है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस मैराथन को आप पहुंचाइए। तो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अब आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आदिकाल का हमारा आज का 2000 प्रश्नों की सीरीज में से पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपको बताना है नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ए गोरखनाथ, बी ये मच्छिंद्रनाथ है लेकिन महेंद्रनाथ, सी चरपटनाथ या डी लोलटनाथ। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर ए गोरखनाथ को नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। इसको बिल्कुल आप नोट करके लिखिए, कोई मतलब ऐसा केवल वीडियो के रूप में इसको मत देखिए, एकदम अपनी कॉपी और पेन लेकर के साथ में आप एक एक लाइन यानी वन लाइनर नोट्स आप साथ में बनाते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाले विद्वान हैं। आदिकाल को बीज वपन काल किस विद्वान ने कहा है? ये क्वेश्चन आपके सामने है। ए गणपति चंद्रगुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन या डी राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ए चारण काल, बी सिद्ध सामंत काल, सी वीर काल या फिर डी वीर गाथा काल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें आप लोग और भी देखिए, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का मिला करके और नोट्स आप बना सकते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है? तो गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। और राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? संधिकाल या फिर चारण काल। संधिकाल और चारण काल, दो काल में इसका विभाजन किया तो संधिकाल आए चाहे चारण काल आए, यानी कि संधिकाल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। संधिकाल या फिर चारण काल। इसी तरह से आप लोग देखिए, ये चारण काल इसका नाम होना चाहिए। चारण काल दो लोगों ने एक तो कहा, एक तो आपके राम कुमार वर्मा ने कहा, दूसरा जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी चारण काल ही कहा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन साथ में आपने नोट्स भी बनाते रहना है इनके। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। सिद्ध सामंत काल आपको बताया राहुल सांकृत्यायन ने कहा, ठीक है। वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग विश्वनाथ, इसमें जगह थोड़ा सा कम है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और वीर गाथा काल आप लोग जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आप अभी फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो पॉज करके आप अगर आप नोट्स उसको अपनी राइटिंग में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा अनक्लियर भी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उस तरह से स्पेस यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना नोट करेंगे वीडियो पॉज करके तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टेस्ट सीरीज़ को करने वाले हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाएँ एक तरह से, है ना। 50 क्वेश्चन के भीतर हम लोग पूरे के पूरे नोट्स आपके तैयार कर लें। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? अब हम हिंदी के पहले कवि को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी का पहला कवि किसको माना जाएगा। और आदिकाल से शुरुआत है तो पहला कवि जो है आदिकाल में ही हुआ होगा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? ए सरहपा, बी गोरखनाथ, सी शालिभद्र सूरी या फिर डी सबरपा। तो सरहपा माना है, इसका सही उत्तर होगा आपका सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? सरहपा को माना है, ठीक है। इसके अलावा शालिभद्र सूरी माना है गणपति चंद्रगुप्त ने। गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है। और इसके अलावा सबरपा तो किसी ने भी नहीं माना और गोरखनाथ भी किसी ने नहीं माना, लेकिन स्वयंभू राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। स्वयंभू, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, राम कुमार वर्मा, ठीक है। पहला कवि है ये, ठीक है ना, पहला महाकवि
आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम समझेंगे। तो ये पहला कवि है, तो पहला कवि और सर्वसम्मति से अगर आपको ये किसी आलोचक का नाम ना भी पूछा जाए, सीधा सीधा पूछा जाए कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, तो हिंदी का पहला कवि भी सरहपा को ही माना जाता है। तो सरहपा आप लोग ध्यान रखेंगे, सिद्ध जो साहित्य परंपरा थी उसके बहुत महत्वपूर्ण राइटर हुए यानी कि कवि हुए हैं, तो सरहपा उसके महत्वपूर्ण नाम है। तो हिंदी के पहले कवि के रूप में आप सरहपा याद रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे, फिलहाल पहले उत्तर। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामकुमार वर्मा या फिर डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर होगा बी रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा है। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति यानी कि अनिर्दिष्ट यानी कि जिसका कोई खास दिशा नहीं है, अनिर्दिष्ट जिसका कोई निर्देश ना हो, वो अनिर्दिष्ट है। लोक प्रवृत्ति यानी कि कोई एक खास ट्रेंड इसमें नहीं दिखता। आप देखते हैं इसमें कि सिद्धों की परंपरा भी मिलती है, नाथ भी इसमें मिलते हैं, जैन का भी साहित्य लिखा जा रहा था, इसके अलावा अपभ्रंश काव्य भी इसमें लिखा गया, चारण काव्य के रूप में रासो काव्य भी लिखा गया था, और इसके अलावा इसमें फिर लौकिक साहित्य भी लिखा गया जिसमें कि विद्यापति और वगैरह वगैरह इन लोगों ने भी लिखा। तो कोई एक ट्रेंड इसमें नहीं दिखता। आप लोग देखते हैं कि भक्ति काल में मुख्यतः भक्तिपरक गीत ही, मतलब भक्तिपरक कविता लिखी गई, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति थी। रीति काल में भी रीति एक निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति थी, लेकिन आदिकाल को मतलब किसी एक लोक प्रवृत्ति के अंदर नहीं बांधा जा सकता है। ये स्थापना किसकी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी, और इसीलिए उन्होंने उसको वीरगाथा काल कहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा रासो काव्य खूब लिखा गया था। ठीक है, तो ये अपना ध्यान रखना है, शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आगे बढ़ेंगे, पौमचर्यु किसकी रचना है? पौमचर्यु किसकी रचना है? ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी धनपाल या फिर डी अब्दुल रहमान। तो इसका सही उत्तर है ए स्वयंभू। पौमचर्यु किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु। ठीक है, स्वयंभू की दो रचनाएं और आपने ध्यान रखनी है, एक है रिठ्ठेमणिचर्यु, रिठ्ठेमणिचर्यु, और दूसरा आपने याद रखना है स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू की तीन रचनाएं आपको, पौमचर्यु, रिठ्ठेमणिचर्यु और स्वयंभू छंद। ठीक है, पौमचर्यु दरअसल ये अपभ्रंश नाम है, ये दरअसल किसका नाम है? पद्मचरित्र का बिगड़ा हुआ नाम है, अपभ्रंश हुआ हुआ नाम है, और इसमें क्या है आपकी रामायण कही गई है। ठीक है, और स्वयंभू एक जैन कवि था, जो जैन काव्य परंपरा यहाँ पे चली थी, तो उसमें उसने रामायण कही है, और इस रामायण के हिसाब से अंत में राम क्या करते हैं? जैन धर्म जो है स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने धर्म के हिसाब से इन मिथकों को, इन चरित्रों को हिसाब से डाला है। तो पौमचर्यु स्वयंभू की रामायण है, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महापुराण किसकी रचना है? तो महापुराण किसकी रचना है? ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी धनपाल या फिर डी अब्दुल रहमान। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? इसका सही उत्तर है बी पुष्पदंत। अच्छा, पुष्पदंत का आप कई बार पुष्पदंत नाम मिलता है, कई जगहों पे पुष्यदंत नाम मिलता है, तो इस नाम को लेकर के भी डिबेट है आलोचकों के बीच, इस सही नाम कौन सा है। तो कोई भी नाम मिले आप लोगों ने ये करना है, पुष्यदंत कहें, पुष्पदंत कहें। तो महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है, आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? ए स्वयंभू, बी धनपाल, सी हेमचंद्र या फिर डी अब्दुल रहमान। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी हेमचंद्र। हेमचंद्र को माना जाता है आपका प्राकृत का पाणिनि। और पाणिनि क्यों माना जाता है? देखिए, पाणिनि कौन थे? संस्कृत के व्याकरण के बड़े प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री हुए हैं संस्कृत में, इसलिए। तो प्राकृत का पाणिनि कौन होगा? जिसने प्राकृतिक भाषा में व्याकरण का ग्रंथ लिखा होगा, कोई बहुत शानदार या बहुत उत्कृष्ट कोटि का। तो हेमचंद्र ने प्राकृत का एक व्याकरण लिखा, उसका नाम था शब्दानुशासन। ठीक है, शब्दानुशासन आपने ये याद रखना है, शब्दानुशासन। तो शब्दानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद्र की रचना है, और ये क्या है? प्राकृत का व्याकरण है। जो प्राकृत भाषा बीच में चली थी, प्राकृत, तो ये प्राकृत का व्याकरण है, व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखनी, प्राकृत का व्याकरण, शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है, और प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है आपके हेमचंद्र को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? ए स्वयंभू, बी धनपाल, सी हेमचंद्र या फिर डी अब्दुल रहमान। तो दोहा कोश किसकी रचना है? डी अब्दुल रहमान की रचना है। अब्दुल रहमान की रचना है आपकी दोहा कोश।
सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, दोहा कोश नहीं था दरअसल, दोहा कोश नहीं, ये है आपका संदेश रासक। संदेश रासक, इसको हम क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से पढ़ेंगे आप लोग। संदेश रासक, दोहा कोश मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। संदेश रासक, ठीक है। संदेश रासक किसकी रचना है? तो संदेश रासक है आपकी अब्दुल रहमान की रचना, ठीक है। तो ये नवा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें संशोधन आपने करना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह उक्ति किसके बारे में है? शंकराचार्य के बाद कोई इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके बारे में है? ए सरहपा, बी चंद बरदाई, सी गोरखनाथ या फिर डी कबीर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरखनाथ, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ, जो कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं एक तरह से, ठीक है, तो उन्होंने उनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि देखिए, अपने ज़माने में शंकराचार्य की बड़ी महिमा आई, शंकराचार्य ने बहुत अपना नाम कमाया, कीर्ति कमाई, और उन्हीं के स्तर पर अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने उनके बाद अगर कोई ख्याति इतनी कमाई है तो वो है गोरखनाथ। तो ये स्थापना आपने थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट कथन हो सकता है आपके लिए, कि आप लोगों के लिए, कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत में दूसरा नहीं हुआ। यह उक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, और किसके बारे में? गोरखनाथ के बारे में। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, महाकाव्य शब्द आपने ध्यान रखना है कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? ए पृथ्वीराज विजय, बी रामचरितमानस, सी पृथ्वीराज रासो या फिर डी पद्मावत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो, जो कि किसकी रचना है? चंद बरदाई की रचना है। चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, और उसे माना जाता है हिंदी का पहला महाकाव्य, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो से कुछ एक दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आदिकाल के सबसे हॉट फेवरेट क्वेश्चंस में से, हर हॉट फेवरेट टॉपिक्स में से एक है पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई की रचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं को प्रायः किस भाषा में लिखा जाता था? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं को प्रायः किस भाषा में लिखा जाता था? ए पिंगल, बी बुंदेली, सी डिंगल या फिर डी प्राकृत। तो किस भाषा में लिखा जाता था? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिंगल, ठीक है। दो प्रकार की भाषाएं आई हैं, एक है डिंगल, एक है पिंगल, ठीक है। दो प्रकार की शैलियाँ आई। डिंगल शैली में क्या लिखा जाता था? इसमें वीर काव्य लिखा जाता था आदिकाल में, और पिंगल शैली में क्या लिखा जाता था? श्रृंगार काव्य लिखा जाता था, ठीक है। और कई आलोचकों का, कई विद्वानों का मानना यह है कि ये जो पिंगल भाषा है ना, यही आगे चल करके ब्रज भाषा का रूप लेती है, ठीक है। तो कई आलोचकों का ये मानना है, लेकिन डिंगल और पिंगल के बारे में आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। डिंगल शब्द आएगा तो यानी कि वीर गाथात्मक जो रचनाएं लिखी गई वो डिंगल भाषा में लिखी गई, और जो भी श्रृंगार और प्रेम की बातें हुई वो पिंगल भाषा में हुई है, ठीक है। तो ये शब्द आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा प्राकृत तो आप लोग जानते हैं पहले की भाषा थी, और बुंदेली तो बाद में विकसित हुई भाषा है, एक बोली है जो अभी भी आपके बुंदेलखंड के आसपास बोली जाती है, कानपुर, झांसी और जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है वहाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ए खालिक खलक, बी रहीम, सी अमीर खुसरो या फिर डी अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खुमान रासो किसकी रचना है? तो आपको बताना है कि खुमान रासो किसकी रचना है? ए दलपत विजय, बी नरपति नाल, सी चंद बरदाई या फिर डी मधुकर कवि। तो इसमें से आपको बताना है कि किसकी रचना है। तो ये है आपकी दलपत विजय की रचना। रासो काव्य, 3-4 रासो काव्य आपने जरूर ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनमें से आप तो एक तो खुमान रासो हो ही चुका है, इसमें से देखिए खुमान रासो हम कर चुके हैं, खुमान रासो इसमें हो गया। चंद बरदाई भी आपको बताया, पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है बीसल देव रासो। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीसल देव रासो, ठीक है। मधुकर कवि भी उस समय का एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हुआ। इनकी रचना का नाम है जयमयंक जस चंद्रिका, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, जयमयंक जस चंद्रिका,
जयमयंक जस चंद्रिका। ठीक है, तो मधुकर कवि की रचना है जयमयंक जस चंद्रिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आसान सा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो आपके ऑप्शन नंबर सी चंदबरदाई की रचना है। ठीक है, तो ये बाकी सब कुछ बता चुका हूँ। खुमार रासो दलपत्र विजय की रचना है। नरपति नाल्ह की रचना कौन सी है? बीसलदेव रासो। इसमें से एक दो रासो में आपको और लिखा देते हैं। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो किसकी रचना है? तो नल्ल सिंह भाट की रचना है। नल्ल सिंह भाट की रचना है विजयपाल रासो। ठीक है, ये इसके अलावा एक परमाल रासो है। परमाल रासो है जगनिक की रचना। परमाल रासो, परमाल रासो जगनिक की रचना है। तो इस तरह से कुछ रासो और कुछ महत्वपूर्ण कृतियां आपसे करवाई जा रही हैं। तो एक लिस्ट भी आप बाद में एक बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 रचना और उनके रचनाकार हम लोग करने वाले हैं टोटल आदिकाल में, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 12 से 15, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है तो ज़्यादा आपसे करवाया भी नहीं जाएगा, जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना नहीं है जिस प्रश्न की। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बीसलदेव रासो किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन देखिए, उसी से हम करवा चुके हैं। बीसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल्ह की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? ए रोड़ कवि, बी दामोदर शर्मा, सी ज्योतिरीश्वर ठाकुर या डी मधुकर कवि। तो इसका सही उत्तर होगा आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर शर्मा, यानी कि दामोदर कवि की रचना है। दामोदर शर्मा की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है। रोड़ कवि की कौन सी रचना है? रोड़ कवि की है राउल वेल, राउल वेल। ठीक है, और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर। ठीक है, और ये तीन रचनाएं जो आपको बताई, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल और वर्ण रत्नाकर, ये तीनों आदिकालीन गद्य की रचनाएं हैं। आदिकालीन गद्य की रचनाएं हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो आदिकालीन गद्य की रचनाएं, आदिकालीन गद्य की ये सब रचनाएं थी। रोड़ कवि की आपकी, रोड़ कवि की है राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, ढोला मारूरा दोहा किस प्रकार की रचना है? ए जैन काव्य, बी रासो काव्य, सी नाथ काव्य, डी लौकिक काव्य। तो इसका सही उत्तर होगा ढोला मारूरा दोहा किस प्रकार की रचना है? यह है लौकिक काव्य, यानी कि लोक साहित्य है, ये फोक का है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है लौकिक साहित्य। और ये किसकी रचना है ढोला मारूरा दोहा? तो एक कवि हुआ है कल्लोल नाम का, कल्लोल। ठीक है, तो कवि कल्लोल की रचना है ढोला मारूरा दोहा। तो अगर आप लोगों ने वो दोहा सुना हुआ है कि मरुथारा देश में निपजे 3 रतन, एक ढोला एक मरवण तीजो कसुमल रंग। तो राजस्थान के बारे में ये बड़ा दोहा प्रसिद्ध है। राजस्थान का अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसको निश्चित रूप से इस रचना के बारे में पता होगा। ये दरअसल एक प्रेम कहानी है, लौकिक प्रेम कहानी है, जो राजस्थान में खूब प्रचलित होती है। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मरवण की प्रेम कहानी है, ढोला मारूरा दोहा। ठीक है, तो राजस्थान के जो लोक साहित्य है, फोक लिटरेचर है, उसमें इस रचना का और इस प्रेम कहानी का खूब महत्व है। इस पर बहुत सारे गीत भी लिखे गए हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। कई बार जो आपके बहुत प्रचलित क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और खासकर एलटी के विषय में तो इस तरह की बातें खूब प्रचलित हैं। तो मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? ए स्वयंभू, बी विद्यापति, सी दामोदर शर्मा, डी ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी विद्यापति। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? पीछे बताया गया है आपको कि वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है। ए स्वयंभू, बी विद्यापति, सी दामोदर शर्मा या डी ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो डी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता पहले तो किसकी रचना है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किसकी रचना है कीर्तिलता? किसकी रचना है? किसकी रचना है? अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपको दो बातें बतानी है। पहला तो ये कि ये किसकी रचना है, एक क्वेश्चन ये, और दूसरा इस टेस्ट सीरीज़ के फाइनल में आपका कितना स्कोर बनेगा।
कि कितने में से कितने अंक आप कर पा रहे हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। और इसके बाद जितना भी स्कोर बने इन क्वेश्चंस को नोट ज़रूर करिएगा, इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। 1 घंटा बैठ करके, 1 घंटा कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, तो 1 घंटा आधे घंटे में आपके अच्छे अच्छे नोट्स बन जाएंगे इसमें। तो आप एक कॉपी बना करके, एक कॉपी आप लोग खरीद सकते हैं इस क्लास के लिए। 2000 प्रश्न बनाना कोई बहुत उतना टाइम टेकिंग नहीं है। रोज़ हम 50-50 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वजह से, ठीक है। तो रोज़ आप थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग साथ में करने वाले हैं। तो ये आपको नोट्स बनाने हैं कि कीर्तिलता एक तो किसकी रचना है ये आपने कमेंट में बताना है, दूसरा आपका स्कोर क्या हो रहा है इस टेस्ट पेपर में, ठीक है। तो हाँ, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ए अवहट्ट, बी अपभ्रंश, सी मैथिली या फिर डी ब्रज, ठीक है। तो कीर्तिलता है आपकी अवहट्ट की रचना, ठीक है। अवहट्ट ये दरअसल ये नाम आया ही किस वजह से, ये खुद विद्यापति जी ने दिया है। चलो मैंने ही बता दिया इसमें कि कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, ठीक है। तो अवहट्ट जो है विद्यापति ने दरअसल इसके बारे में एक दोहा कहा था, देसिल बैना सब जन मिठा तम तैसन जमपहु अवहट्टा। ये जो एक दोहा था ये बड़ा प्रसिद्ध था। और कीर्तिलता किस भाषा में है? ये अवहट्ट भाषा में मानी जाती है। अवहट्ट भाषा कौन सी है? अपभ्रंश के बाद जो सीधा चली, देखिए भाषा का जो क्रम था वो कैसा था, एक तो पाली, उसके बाद आई प्राकृत, उसके बाद आई अपभ्रंश, ठीक है। और अपभ्रंश की आखिरी स्टेज को हम कहते हैं अवहट्ट, ठीक है। और ये अवहट्ट शब्द शुरू ही आपके विद्यापति से हुआ है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अवहट्ट। तो कीर्तिलता आपकी अवहट्ट की रचना मानी जाती है, ये ध्यान रखना है आपने। कई लोग अपभ्रंश टिक कर लेते हैं, लेकिन अवहट्ट ज़्यादा सही उत्तर है, क्योंकि विद्यापति खुद रचनाकार जब कह रहा है तो वही मान लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासों में आपने बताने हैं कि कितने सर्ग हैं। ए 65, बी 68, सी 66 या डी 69। तो इसका सही उत्तर है आपका डी 69, ठीक है। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? और यहाँ पे इसके सर्गों को यानी कि इसके चैप्टर्स को, इसके जो खंड हैं उनको क्या कहा गया है? तो इनको यहाँ पे समय कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो कितने समय में विभाजित है? तो 69 यानी कि 69 उसके टोटल मिलाकर के सर्ग हैं। इसी तरह से जैसे रामचरितमानस कितने सर्गों में विभाजित है, और रामचरितमानस के सर्गों को तो कांड कहा गया है, और वो कितने कांड हैं उसमें? तो 7 कांड उसमें आते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पृथ्वीराज रासो 69 यानी कि 69 सर्गों में विभाजित है, और उनके सर्गों को समय कहा गया है उस रचना में। अगला देखिए, मिश्रबंधु ने आदिकाल को क्या कहा है? अगेन फिर से उस तरह का क्वेश्चन है कि मिश्रबंधु ने आदिकाल को क्या कहा है? ए प्रारंभिक काल, बी सिद्ध सामंत काल, सी वीर काल या फिर डी वीर गाथा काल। तो प्रारंभिक काल मिश्रबंधुओं ने उसको कहा है, ठीक है। तो ये भी आप ऊपर उसमें ऐड कर लीजिएगा कि मिश्रबंधुओं ने प्रारंभिक काल इसको कहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? आप लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो चंद्रबरदाई ने लिखी थी, और चंद्रबरदाई के बारे में प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई का जो जन्म हुआ था वो एक ही दिन एक ही समय पर हुआ था, और मृत्यु भी एक ही दिन एक ही समय पर हुई थी। जो रासो के अनुसार जो कहानी उसमें आती है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब मोहम्मद गौरी को वो तीर मारा है ना, शब्द भेदी तीर मारा, तो उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे के पेट में चाकू मार करके एक दूसरे को, यानी कि कुल मिला करके कह सकते हैं कि आप लोग, यानी कि दोनों का एक दूसरे का बलिदान इन्होंने ले लिया। तो चंद्रबरदाई की तो मृत्यु हो गई थी, तो जब चंद्रबरदाई की मृत्यु हो गई थी तो ये वाला वर्णन किसने लिखा? ठीक है, तो यानी कि ये इसके बारे में प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया। ठीक है, तो ए जज्जल, बी जल्हण, सी जगनिक, यस डी श्रीधर। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है जल्हण। ठीक है, पुस्तक जल्हण हथ दे, इस तरह से एक पंक्ति आती है कि जो है चंद्रबरदाई ने ये पुस्तक किसके हाथ में दी? जल्हण के। और जल्हण कौन था? चंद्रबरदाई का पुत्र था। ठीक है, तो जल्हण ने पूरा किया है पृथ्वीराज रासो को। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को माना है। अच्छा, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर के खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो ये बहुत हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है, अर्ध प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है, यानी कि किस हद तक ये सही रचना है, सटीक रचना है। ठीक है, तो इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस पक्ष में खड़े हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक, अप्रामाणिक या फिर प्रक्षिप्त। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने इसको पूरी तरह से अप्रामाणिक माना है। अप्रामाणिक यानी कि पूरी तरह से इसको गलत माना है कि ये पूरी मतलब
ऑथेंटिक रचना ये नहीं है, पूरी तरह से झूठी रचना है। इसमें बीच बीच में बहुत सारे कवियों ने अपना अपना कुछ ना कुछ जोड़ करके जो मूल उसकी रचना थी उसको खराब कर दिया, ठीक है। इसके अलावा प्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक के सेंस में भी आपने कुछ कुछ देखने हैं। प्रामाणिक, ये जो प्रामाणिक मानने वाले, इनमें से कुछ एक दो नाम आपने लिखने हैं। मिश्र बंधु आप एक लिखेंगे, मिश्र बंधु, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले एक मिश्र बंधु और दूसरे जिनका काम खूब इसमें है श्याम सुंदर दास। तो ये थे प्रामाणिक मानने वालों में। अर्ध प्रामाणिक माना है एच.पी. द्विवेदी यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रामाणिक माना है, ठीक है। और उसके अलावा अप्रामाणिक मानने वालों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भी बहुत सारे लोग हैं। प्रामाणिक मानने वाले डॉक्टर बुलर हैं, और इसके अलावा कविराज श्यामल दास हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जिनका काम आदिकाल पे बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी रिसर्च है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी भी इसको अप्रामाणिक मानते हैं, लेकिन अर्ध प्रामाणिक मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और प्रामाणिक मानते हैं मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास। अगला बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन देखते हैं। चंदन बाला रास के रचयिता है, ये रास है, चंदन बाला रास, ठीक है। रास जो परंपरा थी, आगे हम देखते हैं ये किसकी परंपरा। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो ए दलपत विजय, बी नरपति नाल, सी आसागु कवि या डी मधुकर कवि, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आसागु कवि। आसागु कवि की रचना है चंदन बाला रास, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। विद्यापति का कौन सा ग्रंथ अप्राप्त है, यानी कि कौन सा ग्रंथ है जिसका नाम तो मिलता है लेकिन वो ग्रंथ हमको नहीं मिलता? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए कीर्तिलता, बी कीर्ति पताका, सी पदावली या डी परमाल रासो। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति पताका। कीर्ति पताका प्राप्त नहीं हुआ। देखिए परमाल रासो तो इनकी रचना है ही नहीं। विद्यापति की 3 रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, यानी कि विद्यापति पदावली इस तरह से नाम आता है। लेकिन जो कीर्ति पताका है, इसका नाम तो बहुत सारी जगहों पर मिलता है कि विद्यापति की ये रचना है, लेकिन ये रचना अपने आप में मिलती नहीं, ठीक है, प्राप्त नहीं है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कीर्ति पताका अप्राप्त ग्रंथ है विद्यापति का। अगला क्वेश्चन देखिए। रास काव्य किस प्रकार का काव्य है? रास काव्य किस प्रकार का काव्य है? ए जैन काव्य, बी चारण काव्य, सी सिद्ध काव्य या डी नाथ काव्य। तो रास काव्य किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन नंबर ए जैन काव्य है रास काव्य, ठीक है। तो ये है रास काव्य, ठीक है। चारण काव्य पूछा जाएगा तो रासो काव्य क्या है? चारण काव्य है। चारण काव्य का मतलब क्या होता था? अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करना, उस तरह करने वाला जो काव्य एक तरह से होता था, उसको चारण काव्य कहा जाता था, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो आप देखिए, पृथ्वीराज चौहान के आश्रयदाता कवि के आश्रय में रहने वाले कवि कौन है? चंद्रबरदाई, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार के कवि थे चंद्रबरदाई। तो अपने राजा का महिमा मंडन कर किया जाता था जिस काव्य परंपरा में, उनको कहा जाता था चारण काव्य परंपरा, और जो करते थे उनको चारण कवि कहते थे। और रासो जो काव्य परंपरा है वो चारण प्रकार का काव्य है, ठीक है। सिद्धों की तो सिद्ध परंपरा है ही, और नाथ परंपरा अपने आप में अलग है। तो रास के बारे में ध्यान रखना है, जैन, और रासो क्या है? चारण काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। रासो काव्य किस प्रकार का काव्य है? हाँ, ये फिर से अगेन हमने वही चीज़ रिपीट की है कि रासो काव्य किस प्रकार का काव्य है। तो जैन, चारण, सिद्ध या नाथ। तो इसका सही उत्तर है आपका बी चारण काव्य, ठीक है। रासो काव्य क्या है? चारण काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न होने वाला है। श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार किसकी रचना है? ए धनपाल, बी देवसेन, सी हेमचंद्र या डी अब्दुल रहमान। तो इसका सही उत्तर है श्रावकाचार आपकी देवसेन की रचना है, ठीक है। तो आदिकाल से मैंने तो आपको कहा था कि रोज़ 50 प्रश्न करेंगे, लेकिन चूंकि आदिकाल अपने आप में एक छोटी यूनिट है, खासकर हिंदी के जो LT का आपका सिलेबस है, LT के सिलेबस में ये नहीं है। LT का जो सिलेबस आप लोग देखेंगे, आधिकारिक सिलेबस, उसमें आदिकाल एक यूनिट के रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी आदिकाल के बारे में 1-2 मोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए हमने पहली क्लास आदिकाल को लेकर के की है। तो मुझे लगता है कि ये 30 प्रश्न ही आप लोगों के लिए इनफ होने वाले हैं। यहाँ इसके आगे बहुत ही कम संभावना है कि इसके अलावा कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा यहाँ से, इन्हीं 30 प्रश्नों में जो आपको बीच बीच में कॉन्सेप्ट बताया गया है। और बीच के कॉन्सेप्ट्स को अगर हम हटा दें, अगर उनका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनाए तो वो 40-45 के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो कितने प्रश्न, हमारे 30 प्रश्न आज के बहुत हैं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इन 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न अपने रूप से आते थे, अपना आप कर पा रहे थे, ठीक है। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज़ में। आगे कल जो भक्तिकाल का हमारा
चैप्टर होने वाला है। कल आपको क्या पढ़ाई करके आनी है, इस वजह से मैंने आपको शाम का तक का समय है, तो आप रोज़ 1 घंटा पहले भी थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते हैं। तो कल का जो हमारे सीरीज़ होने वाली है उसमें 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे होंगे कल से हमारे रेगुलर, क्योंकि अब हमारा आधिकारिक सिलेबस कल से शुरू होने वाला है। तो भक्ति काल में 3 टॉपिक्स को लेकर के ये 50 क्वेश्चन होंगे, नहीं सॉरी 2 टॉपिक्स को लेकर के। एक तो जो आपका भक्ति काल का उद्भव और विकास है कि भक्ति काल कहाँ से आया, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है, कहाँ से निकला है, और ये सब चीज़ें। तो भक्ति का उद्भव, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरा आएगा आपका जो हमारी ये वाली परंपरा है आपकी संत काव्यधारा, ठीक है। तो निर्गुण काव्यधारा कहीं या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा कहीं, संत काव्यधारा आपसे कल। तो इन 2 चीज़ों को लेकर के अगले 50 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। तो भक्ति का उद्भव और विकास, इसके अंदर कहाँ से भक्ति आई, क्या क्या किस तरह से आगे चली है, ये सब। भक्तिकालीन दर्शन कौन कौन से हैं, 4-5 दर्शन आपने याद करने हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद वगैरह वगैरह, विशिष्टाद्वैतवाद, इन सबको याद करना है आपने। और भक्ति को किसने कहाँ से उद्भव माना है, इस तरह की बातें। और इसके अलावा संत काव्यधारा का कंप्लीट टेस्ट हमारा कल होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। और जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, और उसी तरह से मैं क्वेश्चन क्वालिटी और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। ये सीरीज़ हमारी चलती रहनी चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मुझे मोटिवेटेड रखें और मैं मोटिवेटेड रहूँगा। आपके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इस पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपना स्कोर ज़रूर बताना है, और जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो भी बताना है। तो फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।